तो हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त अजय त्रिपाठी। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडिया के जो टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स थे उनकी कहानी लेकर के आ रहा हूँ। उनकी कहानियाँ बताऊँगा। जो भी गैंगस्टर्स थे उनके बारे में, उनके काम करने का तरीका और उनके ऑपरेशन करने का तरीका, या जो भी वो लोग क्राइम करते थे उसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। कैसे करते थे और कैसे इतना बड़ा नाम बन जाते थे, किस तरह से वो अपराध करते थे, किस तरह से बचते थे। तो ये सारी से मैं आपको सारी कहानियाँ, जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं, मैं इन सब की सारी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। और ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ सीरीज, इसका नाम होगा वर्चस्व, क्योंकि वर्चस्व के लिए ही शुरुआत लोग करते हैं। अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो इस लाइन में उतरते हैं। हालांकि ये लाइन बहुत ही ख़राब है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। आगे जाने के बाद उनकी किस तरह से हत्या हो जाती है, या किस तरह से उनका अंजाम तक पहुंचते हैं, या तो जेल में होते हैं और या तो वो मारे जाते हैं। तो ये लाइन तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि क्रिमिनल्स के बारे में जाने, उनके काम करने का तरीका क्या रहता है, उनके जो भी वो लोग अपराध को अंजाम देते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो इसी की सीरीज लेकर आया हूँ मैं, जिसका नाम होगा वर्चस्व। तो वर्चस्व की आज पहली कहानी होगी। और बड़ी बात है, पहली कहानी में हम शुरुआत करेंगे यूपी के सबसे बड़े, बल्कि मेरी नज़र में इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि इंडिया का उससे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं था। वो ऐसा गैंगस्टर था जो परवाह नहीं करता था कि किसी मंत्री को मार रहा है, वो हॉस्पिटल में मार रहा है, कमांडो के घेरे में मार रहा है, या वो कितने बड़े अपराध, किसी भी बड़े बिजनेसमैन का किडनैप कर रहा है, या वो आईजी को धमका रहा है। किसी की भी कोई परवाह नहीं करता था, बिंदास। और वो, मैं इसलिए उसको सबसे बड़ा गैंगस्टर मानता हूँ क्योंकि हर अपराध में वो खुद शामिल रहता था। बाकी में देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग सुपारी किलिंग कराते हैं, बड़े थोड़ा सा एक आध दो अपराध किए, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो गैंग बना लेते हैं ये गैंगस्टर, और उसके बाद फिर अपने गुर्गों से काम कराना शुरू कर देते हैं। अपने गुर्गों से वो मर्डर वगैरह कराने लग जाते हैं। वो खुद नहीं करते हैं, या तो ज़्यादातर वो जाके जेल में बैठ जाते हैं, जेल से अपराध करते हैं, कराते हैं, या तो फिर वो लोग सुपारी किलिंग कराते हैं, अपने गुर्गों से करवाते हैं। लेकिन ये जो गैंगस्टर है जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये गैंगस्टर था ऐसा कि ये खुद ही हर अपराध में शामिल रहता था। ये कभी दूसरों को भेज करके कभी किसी का मर्डर नहीं कराया, छोटे मोटे किसी भी अपराध में शामिल नहीं हुआ। उसकी शुरू से सोच थी कि बड़ा करने के लिए, बड़ा नाम बनने के लिए और इंडिया पे छा जाने के लिए वो अपराध करता जा रहा था। तो दोस्तों, उसका ये आलम था मर्डर करने का कि यदि वो रास्ते से कहीं गुजर रहा है और उसके पास कॉल आ गई कि यार रास्ते में वो, जैसे आपके पास मान लीजिए वो जा रहा है बिहार के लिए, बिहार में यदि वो अररिया से गुजर रहा है और उसके पास फ़ोन आ गया कि यार अररिया में हो, वहाँ पे भी एक काम करते आओ, हो सके तो निपटा दो। तो वहाँ पे वो, वहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर भगवान यादव को गोली मार देता है दिवाली के दिन, और मारते हुए फिर आगे निकल जाता है। 5 मर्डर करता है और बिंदास आगे निकल जाता है। ब्रज बिहारी प्रसाद को गोली मारता है, जो कि हॉस्पिटल में थे, कमांडो घेरे में थे। बिहार के सबसे शक्तिशाली, मतलब बिहार में प्रधान मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नेता माने जाते थे ब्रज बिहारी प्रसाद। ब्रज बिहारी प्रसाद, जो कि जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई थी उनको, कमांडो घेरे में रहते थे। उनको कमांडो घेरे में रहते हुए और हॉस्पिटल के अंदर घुस के मारा। उस क्रिमिनल का नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसकी कहानियाँ जितनी भी आप बताते जाओ कम पड़ जाएंगी। छोटा उसका कैरियर था, छोटे कैरियर में उसने अपराध किया था, लेकिन अपराध बहुत बड़े बड़े किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपराध करने में कभी कोई भी हिचक नहीं होती थी उसको, कभी कुछ सोचता नहीं था। उसकी खासियत जो थी, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पहली बात, बड़ी गैंग कभी नहीं रही उसके पास। मैक्सिमम उसकी गैंग में 3 बंदे रहते थे, 3 से चौथे को वो पसंद नहीं करता था। 3 बंदे थे, उनके साथ ही वो जाके अंजाम दिया करता था। AK-47 रखता था, AK-47 से फायर करता था।
इस तरह उसके काम करने का तरीका था। उसका आलम ऐसा था कि यदि पुलिस वालों को पता चल जाता था कि श्री प्रकाश शुक्ला आ रहा है या श्री प्रकाश शुक्ला इधर से निकला है, तो पुलिस वाले उस रास्ते पे पेट्रोलिंग करने तक नहीं जाते थे, उस तरफ देखते भी नहीं थे। और जैसे कहीं पे यदि किसी चेक पोस्ट पे चेकिंग वगैरह लगी हुई है तो वो हिचकता नहीं था, रुकता नहीं था। आती थी गाड़ी, पुलिस द्वारा रोकी जाती थी, वो रुकता था और बिंदास पुलिस वाले जब पूछते थे वो चैन खोलता था, AK-47 दिखाता था और बोलता था श्री प्रकाश। श्री प्रकाश का नाम सुनते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते थे और वो आगे निकल जाता था बिंदास। तो वो ऐसा क्रिमिनल था। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उससे बड़ा गैंगस्टर मैंने कोई नहीं देखा अपनी नज़र में, इसलिए मैं आज शुरुआत उसी से करूँगा, श्री प्रकाश शुक्ला से। तो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की बहन थी, बड़ी बहन थी, वो एक बार मार्केट में आई हुई थी और वहाँ से जाते समय एक लड़का था राकेश तिवारी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो रोते हुए अपने घर जाती है। घर जाके अपने घर में बताती है, तभी वो श्री प्रकाश शुक्ला को ये पता चलता है कि वो बहन रो रही है और जो रो के बताती है कि राकेश तिवारी ने उसका हाथ पकड़ा। तो श्री प्रकाश शुक्ला तुरंत घर से निकलता है और जाके राकेश तिवारी से उसकी हाथापाई होती है और गोली चल जाती है। वो कट्टा लेके जाता है, तमंचा, देसी तमंचा जिसको कट्टा बोलते हैं, लेके जाता है और हाथापाई में गोली चल जाती है और राकेश तिवारी मारा जाता है। तो ये श्री प्रकाश शुक्ला का पहला मर्डर था। उसके बाद कहते हैं इतिहास में, उसमें FIR वगैरह में दर्ज तो नहीं है, लेकिन मुन्ना तिवारी जो उसका चचेरा भाई था उसको भी बुला के अखाड़े में गोली मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद तो यहाँ से शुरुआत होती है श्री प्रकाश शुक्ला की क्रिमिनल बनने की कहानी। और यहाँ से जब वो शुरुआत हो जाती है तो फिर श्री प्रकाश शुक्ला कभी पीछे पलट के नहीं देखता। हालांकि इस केस में श्री प्रकाश शुक्ला को अरेस्ट किया जाता है, उसके कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद फिर वो तय कर लेता है कि अब हम इसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे। हालांकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और पहलवान था, पर्सनालिटी भी उसकी बहुत अच्छी थी, पहलवानी किया करता था, कुश्ती करता था, तो बदन भी उसका उस हिसाब का था, पहलवान टाइप का था। लेकिन जब वो अपराध की लाइन में उतर आता है तो उसको आपराधिक किस्म के भी साथी मिल जाते हैं। उनमें से एक साथी था आनंद पांडे। आनंद पांडे बहुत अच्छा सेटर था, शूटर भी बहुत अच्छा था और सेटर भी बहुत अच्छा था। तो आनंद पांडे के मिल जाने के बाद उसने ये सोचा कि यार अब हम कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े, पैसा कमाने का भी जरिया देखा जाए। तो आनंद पांडे ने कहा कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले साइकिल का ठेका लेते हैं और साइकिल का जो ठेका चलाते थे वो ज्ञान श्रीवास्तव थे, उनका वर्चस्व था। जो रेलवे में साइकिल स्टैंड का ठेका होता है उसमें काफ़ी अच्छा पैसा माना जाता है और काफ़ी इजली मिल भी जाता है। तो भाई उसमें पता चला कि भाई ज्ञान श्रीवास्तव का अच्छा खासा होल्ड है और तो श्री प्रकाश शुक्ला ज्ञान श्रीवास्तव के घर पहुंच जाता है कि भाई ये ठेका अब तुम नहीं लोगे, ठेका तो अब हम लेंगे। लेकिन वो भी दमदार आदमी, ठेकेदार है और वर्चस्व है उसका, पहले से वो सेटल्ड है, तो वो कमज़ोर नहीं था। तो श्री प्रकाश शुक्ला की जब उससे बोलता है तो वो उससे आपस में लड़ाई होने लगती है, हाथापाई होने लगती है और वो ज्ञान श्रीवास्तव श्री प्रकाश शुक्ला से भिड़ जाता है। इसी बीच हाथापाई होते में गोली चल जाती है तो ज्ञान श्रीवास्तव के भी पैर में गोली लगती है और इस हाथापाई के बीच में ज्ञान श्रीवास्तव के पिताजी मारे जाते हैं और वहाँ से फिर श्री प्रकाश शुक्ला चला आता है और आने के बाद फिर वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है और फिर लेकिन वो क्राइम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ते फिर चला जाता है। फिर उसके बाद अब उसे लगा कि यार इससे काम नहीं चलेगा, साइकिल का ठेका तो छोटा है, क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। तो बड़ा करने के लिए उस समय भाई इन्हीं साथियों ने उसको सलाह दिया कि यार डिश, जो उस समय डिश टीवी चला करती थी और मतलब केबल कह सकते हो आप, केबल ऑपरेटर्स हुआ करते थे। तो जो केबल का बिजनेस था वो इस तरह के दमंग टाइप के लोग ही चलाया करते थे, क्योंकि पैसों की वसूली करना, पैसों का लोगों से जाके हर महीने 100-150 रुपये जो भी वसूली करना, ये सब बड़ा आसान नहीं होता था, क्योंकि हर कोई अपने आप को रंगदार मानता है, हर कोई अपने आप को गंगाई मानता है।
तो पैसा वसूलना भी एक बड़ा काम हुआ करता था। तो ये लोग क्या करते थे, एग्री कि वहाँ के जो रंगदार हुआ करते थे उनको वसूली का काम दे देते थे और उनके कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया करते थे, इस हिसाब से किया जाता था। अब जब श्री प्रकाश शुक्ला को ये पता कि चला कि यार इस लाइन में पैसा तो बहुत है और रंगदारी भी उसकी अब चलने लगी थी, धीरे धीरे उसका नाम होने लगा था, तो उसने तय किया कि भाई अब ये केबल का काम हम लोग करेंगे। और इस केबल के काम को करने के चक्कर में करीब वो 5-7 लोगों का मर्डर कर देता है। जो भी उस लाइन में आता गया, जो भी श्री प्रकाश के आड़े आता गया, श्री प्रकाश शुक्ला उसको बैक टू बैक फिनिश करता गया, मारता चला गया और श्री प्रकाश शुक्ला का धीरे धीरे नाम आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद देखिए ये स्टोरी है, उसकी बहुत सारी स्टोरी है। ये सारी स्टोरी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कैसे कैसे साइकिल स्टैंड के ठेके में कैसे मर्डर हुआ और फिर केबल ऑपरेटर्स के कैसे मर्डर हुए, फिर लॉटरी व्यवसायी का जो मर्डर हुआ वो कैसे हुआ, जो आपके लखनऊ का सबसे बड़ा लॉटरी व्यापारी था उसका भी मर्डर किया था उसे ने। मतलब हर जगह जहाँ पे भी उसको ये दिखता रहा कि यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत है, श्री प्रकाश शुक्ला बिंदास वहाँ पे टांग अड़ाता था और जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसको उड़ाता हुआ चला जाता था। तो ये सारी स्टोरियाँ हम आपको हर एपिसोड में बताएंगे, हर किसी का बताएंगे। अभी हम एक बार आपको उसके बारे में बताए दे रहे हैं कि वो कितना क्रिमिनल माइंडेड था, कितना खतरनाक था। तो वहाँ से जब बढ़ते हुए अब उसका धीरे धीरे नाम होने लगा, तो उसके बाद फिर उसने मूलचंद का अपहरण किया जो कि बिल्डर था, उसका अपहरण करके फिर वसूली वसूली बहुत मोटी तगड़ी करता था, मतलब तगड़ी वसूली करता था। और श्री प्रकाश की एक वो थी बीमारी, उसे गालियाँ देने की बहुत गंदी आदत थी और वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया करता था। तो लोगों पे इतना बना लेता था, प्रेशर बना लेता था कि वो बंदा पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता था, एक्सटॉर्शन देने के लिए मजबूर हो जाता था और पुलिस प्रशासन सारी मजबूर रहती थी, उसका कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो श्री प्रकाश शुक्ला भाई इसी सीरीज में मैं उसके बताता हूँ कि उसने कितना क्रिमिनल माइंडेड था, कितना खतरनाक तरीके से काम करता था। उसका सोचिए एक मेडिसिन के व्यवसायी थे, मतलब ये जो मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल जो दवाइयाँ होती है उनका जो होलसेलर थे वहाँ पे सप्लायर के रस्तोगी। के रस्तोगी सबसे बड़ा नाम थे, काफ़ी बड़ी फर्म थी उनका और बड़ा नाम था और उनका वर्चस्व था पूरे इलाके मतलब लखनऊ में। तो उनका भाई उनको पता चला कि उसके बेटे का यदि अपहरण कर लिया जाए तो के रस्तोगी आपको बहुत मोटा अमाउंट दे देंगे। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया श्री प्रकाश शुक्ला ने और के रस्तोगी पर डे सुबह अपने बेटे के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। करण रस्तोगी के जो कि उनका बेटा था उसके साथ वो वॉकिंग करने के लिए पर डे सुबह जाया करते थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला के काम करने का तरीका ये था कि जिसके साथ जो भी कांड करना होता था, किसी का मर्डर करना होता था या किसी का अपहरण करना होता था, तो पहले उसकी कुंडली निकाला करता था। कुंडली निकालना मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लेता था कि वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ रहता है, कहाँ चाय पीता है, कहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी करता है। ये फील्डिंग लगा के पहले पूरी वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया करता था और यही इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा लेकर के वो लोगों को धमकाया भी करता था, ब्लैकमेल भी किया करता था। तो कई बार तो लोग डर के वैसे ही उसको एक्सटॉर्शन दे दिया करते थे और कई बार यदि वो नहीं मानता था तो उसका वो किडनैप भी करते थे। तो के रस्तोगी का भाई उसके बेटे का उन्होंने सुबह सुबह अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद जब आगे जाने लगा तो चूंकि पिता साथ में थे और बेटे का अपहरण हो रहा था तो के रस्तोगी उसका पीछा करने की सोचते हैं। तो जैसे ही पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देख लेता है कि ये भाई के रस्तोगी अभी पीछे आ रहे हैं। तो के रस्तोगी को भी पलट के रस्तोगी के कार के ऊपर फायर कर देता है और के रस्तोगी की वहीं पे हत्या हो जाती है। उसके बाद वो करण को उसके बेटे को लेकर के वो अपने साथ अपहरण करके लेके चला जाता है। अब सोचिए उसकी मतलब आप बिंदास स्टाइल आप सोचिए कि एक इतना बड़ा नाम जिससे पूरा लखनऊ हिल गया, पूरे लखनऊ में भारी मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे प्रशासन हिल गया। उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, वहाँ के सांसद हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो वहाँ इतना बड़ा कांड हो जाने के बावजूद भी वो बिल्कुल बेफिक्र था। वहाँ पे उसने 26 मई को ये कांड किया, ठीक है। और उसके बाद
13 जून को वहाँ पे जब उसने अपहरण कर रखा था, उसी वक्त फ़ोन आता है बिहार से, जिसे मोकामा गिरोह बोलते हैं, सूरज भान सिंह। सूरज भान सिंह को एक तरह से वो अपना गुरु मानता था, गॉडफादर आप कह लो, क्योंकि सूरज भान सिंह ने ही श्री प्रकाश शुक्ला को बैकअप दिया था। AK-47 भी श्री प्रकाश शुक्ला को सूरज भान ने ही दिया था। तो सूरज भान का फ़ोन आता है। वजह ये हो गई थी कि भाई ब्रज बिहारी प्रसाद यहाँ पे बिहार के बहुत ही बाहुबली विधायक थे और सरकार में भी थे, और चूँकि लालू प्रसाद यादव के बाद उन्हीं का सिक्का चला करता था, तो वो बहुत पावरफुल हो चुके थे। अपने जो भी अपने विपक्षी थे उनको वो लगातार साइड लगाते जा रहे थे। हालांकि वो शूटर नहीं थे ब्रज बिहारी प्रसाद, लेकिन सेटर थे। वो लोगों से मतलब और अपने गिरोह के लोगों से लगातार मर्डर करवाते जा रहे थे। अब स्थिति ये बन गई थी कि या तो ब्रज बिहारी प्रसाद की दुश्मनी चला करती थी सूरज भान से। अब ये दिक्कत थी कि भाई या तो आप सूरज भान रहेंगे या तो ब्रज बिहारी रहेंगे। अब इस स्थिति में भाई मारने के लिए मुश्किल ये थी कि भाई उनके पास पूरा Z+ सिक्योरिटी थी और उनके पास कमांडो थे, सारी सुविधा थी, प्रशासन भी थे, पावरफुल थे, तो उनको हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं थी। तो फ़ोन आता है श्री प्रकाश शुक्ला के पास सूरज भान सिंह का, जिसको वो दादा कहा करते हैं। तो सूरज भान ने फ़ोन किया और बोले कि भाई श्री प्रकाश कहाँ पे हो? तो बोला कि भैया मैं तो इस समय लखनऊ में हूँ। तो वो बोले कि अर्जेंट में तुम आ जाओ, बिहार मोकामा आ जाओ, अर्जेंट काम है। तो वो थोड़ा बोला भी कि दादा मैं किसी और काम में फंसा हूँ ये वो। तो बोला कि सूरज भान ने कहा कि नहीं भाई बहुत अर्जेंट है, तुम्हें आना ही होगा और ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, बड़ी बात है। तो ठीक है, भाई श्री प्रकाश ने कहा कि चलो ठीक है। अब सोचिए कि इधर इतना बड़ा कांड करके वो किडनैप करके बंदे को रखा हुआ है, इतना प्रशासन हिला पड़ा है, सारा जगह शोर शराबा, पेपरबाजी, मीडिया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने फैसला किया ठीक है भाई दादा ने बुलाया है तो हमें जाना है। वो किडनैप जहाँ पे किया था उस कमरे में 2 बंदों को छोड़ करके श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ निकल गया। उसके साथी 2 ही रहा करते थे, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह, 2 उसके साथी थे। ज़्यादातर 3 रहते थे। एक आनंद पांडे पहले दोस्त था, बाद में फिर उससे अलग हुआ और आनंद मारा गया। आनंद के बारे में बताऊंगा। आनंद भी बहुत शातिर था और शूटर था, बहुत तगड़ा, लेकिन आपस में थोड़ा सा इनका डिस्प्यूट हुआ सिस्टर को लेकर के, आनंद पांडे की सिस्टर को लेकर के, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट रखता था और ये उसकी यही उसके मर्डर का कारण भी बना और इसी वजह से वो पुलिस के हत्थे भी चला। तो वहाँ पे भाई जब फोन आ गया तो वो सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह के साथ वो मोकामा आ गया। मोकामा में यहाँ पे भाई बताया इन्होंने सूरज भान सिंह ने कि भाई अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, या तो अब ब्रज बिहारी प्रसाद रहेंगे या तो मैं 2 में से एक ही रह सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई श्री प्रकाश ने कहा, वो बिंदास आदमी था, उसको कोई मर्डर करने में, कुछ भी करने में उसको हिचकता नहीं था, सोचता तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा ठीक है, कहाँ पे मिलेगा दादा वो? तो बताए सूरज भान की भाई हम तुम्हें बता देते हैं सारा कुछ कहाँ पे। तो पता चला कि भाई ब्रज बिहारी प्रसाद हॉस्पिटलाइज हैं और इस समय हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में वो जा करके ब्रज बिहारी प्रसाद को कमांडो घेरे में जाके AK-47 से गूंज डाला। अब आप सोचिए कि इतनी सुरक्षा होते हुए भी, इतनी पुलिस होते हुए भी, पावर में रहते हुए मिनिस्टर को उन्होंने मार दिया, वो भी नंबर 2, जो बिहार जैसे स्टेट का नंबर 2 मिनिस्टर हो उसको मार दिया। SPG मतलब Z+ सिक्योरिटी होते हुए भी उड़ा दिया। ठीक है, वहाँ से मर्डर करने के बाद ये सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सारी स्टोरी हम आपको पार्ट टू पार्ट डिटेल में बताएंगे। ब्रज बिहारी प्रसाद का भी मर्डर बताएंगे। हर जितने भी हम चर्चा करते जा रहे हैं, हर स्टोरी को हम आपको एपिसोड वाइज इनकी डिटेल्स में आपको सारी स्टोरी बताएंगे। अभी मैं सिर्फ उसके काम करने का तरीका और कितना बिंदास था कि यदि वो उसे कुछ करना होता था तो आगे पीछे बिल्कुल नहीं सोचता था, इस चीज़ को लेकर के मैं आपको उसके काम करने का तरीका बता रहा हूँ। वहाँ पे मर्डर करने के बाद चला आता है, ठीक है।
अब भाई श्री प्रकाश शुक्ला चूंकि गोरखपुर से था और गोरखपुर में उसके समय में दो बड़े नाम हुआ करते थे, एक थे हरिशंकर तिवारी और दूसरे थे वीरेंद्र शाही। दोनों का वर्चस्व था, दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए थे। तो हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों को मतलब का प्रतिनिधित्व करते थे और वीरेंद्र शाही चूंकि ठाकुर थे वो ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो दो गैंग बन गए थे और आपस में एक दूसरे को अटैक करते रहते थे, मारने की कोशिश करते रहते थे। आपस में ये दोनों लड़ते भिड़ते रहते थे। लेकिन इसी बीच चूंकि अब श्री प्रकाश शुक्ला बीच में आ गया। अब श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि भाई अब मेरे को इनमें से दो में से किसी ना किसी एक को मारना है। तो हालांकि मारना तो दोनों को है, लेकिन तय किया कि भाई उसने पहले मारना किसको है। चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला ब्राह्मण था तो उसने सोचा कि यार पहले मैं ब्राह्मण को नहीं मारता, हरिशंकर तिवारी को बाद में निपटाएंगे, पहले हम वीरेंद्र शाही को मारते हैं। और उसको मारने के लिए उसकी दोस्ती हो गई। एक उसका खास दोस्त था अन्नू सिंह। अन्नू सिंह से बात किया कि यार मैं अब मारना चाहता हूँ वीरेंद्र शाही को। अन्नू ने कहा कि भाई यार आप हरिशंकर तिवारी को मार दो पहले। तो श्री प्रकाश ने कहा नहीं, पहले मैं वीरेंद्र शाही को मारूंगा, उसको मारने और वीरेंद्र शाही को जब मारूंगा तब तुम मेरे साथ रहोगे और उसके बाद में हरिशंकर तिवारी को मारूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भाई इन्होंने पहला अटैक किया वीरेंद्र शाही के ऊपर। जब पहला अटैक किया तो अनु साथ में था और जब गोली चला रहा था श्री प्रकाश शुक्ला तो अनु गाड़ी चला रहा था। लेकिन उस बीच उसका एक बॉडीगार्ड मारा गया वीरेंद्र शाही का। वीरेंद्र शाही बच गए, वीरेंद्र शाही के पैर में गोली लगी लेकिन वो बच गए। अब वीरेंद्र शाही ने देख लिया गोली चलाते हुए कि भाई जो गोली चला रहा था उसके साथ गाड़ी ड्राइव तो अनु कर रहा था। तो वीरेंद्र शाही ने अब तय किया कि मैं अनु सिंह को मारूंगा। हालांकि अनु सिंह उनके खास आदमी का बेटा था, लेकिन अब चूंकि ये हो गया कि नहीं ये तो यार जब तक वो रहेगा तो सुकून नहीं मिलेगा हमें। तो उसने अनु सिंह को फिर लास्ट में उसे अनु सिंह को एक बार बुलेट से जब वो जा रहा था दम फेंक के उसके ऊपर उसका मर्डर कर दिया। ये भी स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद अब जब अनु सिंह का मर्डर हो गया तो श्री प्रकाश शुक्ला और बौखला गया क्योंकि उसका साथी था। अब उसको ये लगा कि यार ये मेरे साथ था और ये यदि मैं वीरेंद्र शाही को नहीं मारता तो मेरा नाम खराब होगा और जो मैं पोजीशन पाना चाह रहा हूँ वो पोजीशन नहीं मिलेगी मुझे। तो उसने तय कर लिया कि भाई मैं एक तरह से उसने प्रण किया कि मैं वीरेंद्र शाही को मारूंगा और होली के पहले मारूंगा। ये उसने तय कर लिया और मौका ढूंढने लगा, लेकिन उसे मौका मिल नहीं पा रहा था। उसे मौका मिला 31 मार्च को जाके, तो होली के समय तो नहीं मार पाया, लेकिन 31 मार्च को जाके उसको मौका मिला। वीरेंद्र शाही की इंफॉर्मेशन मिली। वो कैसे मिली इंफॉर्मेशन और कैसे वो वीरेंद्र शाही के उसके चक्कर में फंस गए और कैसे क्या हुआ, ये सारी स्टोरी हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ उसके मैं काम करने का तरीका ही आपको बता रहा हूँ कि वो कितना क्रिमिनल था उसके बारे में, इसलिए आज मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही सारा कुछ बता रहा हूँ। एक तरह से आप कह सकते हो कि उसकी हम भूमिका तैयार कर रहे हैं। उसके बाद उसके काम करने का तरीका, एक एक अपराध जो उसने किया है हर एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अनूठा अलग रहा करता था और बहुत ही शातिर, बहुत ही क्रिमिनल था। तो भाई अब ये पीछे पड़ गया वीरेंद्र शाही को मारने के लिए। वीरेंद्र शाही को मारने के पहले विवेक शाही का मर्डर किया उसने। विवेक शाही का मर्डर, इसकी भी स्टोरी बताऊंगा। उसके बाद जब वीरेंद्र शाही को 31 मार्च की खबर मिली कि भाई 31 मार्च की सुबह सुबह वीरेंद्र शाही लखनऊ में है और इंदिरा नगर में है, जो कि वहाँ की सबसे VIP कॉलोनी है। वहाँ पे स्प्रिंग बेल स्कूल है, स्प्रिंग बेल स्कूल का चौराहा है। तो स्प्रिंग बेल स्कूल के में वहाँ पे उस दिन रिजल्ट निकला था, रिजल्ट खुला था। तो लोग बच्चे और सारे लोग पेरेंट्स वगैरह आए हुए थे लेने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए आए हुए थे। तो ये पता चला कि भाई वीरेंद्र शाही भी किसी महिला मित्र के साथ जा रहे हैं, रिजल्ट लेने के लिए स्कूल की तरफ जा रहे हैं। और स्प्रिंग बेल चौराहे पे श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को घेर लिया। वैसे वीरेंद्र शाही के साथ तो बॉडीगार्ड रहा करते थे, सशस्त्र उसकी पूरी दस्ता रहा करता था, सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ था कि उस दिन इत्तेफाक से वीरेंद्र शाही अकेले ही गए हुए थे। तो इससे अच्छा मौका तो वीरेंद्र शाही को, श्री प्रकाश शुक्ला को मिल नहीं सकता था।
तो साहब श्री प्रकाश शुक्ला ने जब वीरेंद्र शाही का मर्डर किया तो सोचिए, पहले उसने AK-47 से फायर किया श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, एक मैगजीन पूरी खाली किया, मार दिया, उसके ऊपर सीने में चढ़ के कूदा, उसको गालियां दिया, लात मारा, उसके बाद फिर जाने लगा, फिर लौट के आया कि नहीं यार ये मुझे बुरा बहुत करता था, उसकी आंख में गोली मारी। उसके बाद फिर उसने कहा कि यार दिल में लगा के गोली मारी। अब उसने एक बार एक तरफ लगा के गोली मारी, 8-10 राउंड फायर किया, फिर उसको याद आया कि यार दिल पता नहीं लेफ्ट में है कि राइट में है, ये पता नहीं, तो वो धोखे में था, तो दूसरी साइड भी लगा के फिर उसने 10-20 फायर फिर मारे। टोटल जो राजेश पांडे जो STF में थे, जो उसको फॉलो कर रहे थे और लास्ट में जिन्होंने इनकाउंटर भी किया था, उनके हिसाब से करीब 110 गोलियां वीरेंद्र शाही के शरीर में लगी हुई थी। मतलब मैगजीन खाली कर करके गोली मार रहा था। इतना दुर्दांत अपराधी, और सारी पब्लिक खड़ी है सबके सामने। आलम यह था कि मतलब बच्चे तो आप सोचो कि कितना डर गए होंगे, पेरेंट्स कितना डर गए होंगे, कितना खतरनाक हत्या किया, और उसको करने के बाद बड़े इत्मीनान से चला गया। तो श्री प्रकाश शुक्ला के काम करने का जो ये तरीका था बहुत ही खतरनाक था, मर्डर करने में बहुत ही तेज था, बड़ी गैंग नहीं रखता था। 3 बंदे उसके रहा करते थे। पहले उसके साथ रहा करता था आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी, और वो रहा करता था। उसके बाद आनंद पांडे के अलग होने के बाद अनिल प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी, ये 3 ही लोग रहे। वो कभी कोई लंबी गैंग नहीं रखा, बड़ा कोई कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था। 3 ही बंदे रहते थे। जो भी कांड करता था उसमें खुद ही जाता था और खुद ही लीड करता था, ये उसका शौक था। छोटे कांड कभी नहीं करता था, जो भी करना होता था वो बड़ा करना था, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे जो भी हो। अब आलम यह था कि उसने, कहा जाता है कि कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले लिया था 5 करोड़ रुपए में। हालांकि शायद ये इतनी ज़्यादा इसमें सच्चाई नहीं है क्योंकि ये खबर पुष्ट नहीं की गई। हाँ, लेकिन एक बात की सच्चाई जरूर है, उसने कल्याण सिंह की तो सुपारी नहीं लिया था, लेकिन साक्षी महाराज को मारने के लिए साक्षी महाराज का वो कत्ल करना चाहता था। इसलिए खबर फैलाई गई कि भाई साक्षी महाराज ने ही कहा कल्याण सिंह को कि आपके मर्डर की उसने सुपारी ले लिया है, और जिससे कल्याण सिंह हिल गए। और कल्याण सिंह को लगा कि यार ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है और उसको मारने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार STF का गठन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए ही गठित की गई थी। शुरू में 6 महीने के लिए कि भाई 6 महीने का ये टास्क है। उसमें ऑफर दिया गया कि भाई जितने अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको सबको आप निकाल लो और उनको जो जो सुविधाएं चाहिए, जो जो गाड़ियां चाहिए, जो जो वेपन चाहिए, सारा कुछ ले लो, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर श्री प्रकाश शुक्ला को या तो अरेस्ट करो या तो उसका इनकाउंटर करो, कुछ भी करके आप उसको निपटाओ। इसके लिए STF का गठन किया गया और वो जानता था कि STF पीछे लगी हुई है, लेकिन उसके काम करने का तरीका इतना अजीब था, इतना निर्भीक था कि पुलिस यदि उसके सामने भी हो। अब सोचिए, RK सिंह का जब मर्डर किया था, जब वो शेविंग कराने गया हुआ था, पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और एक तरफ जैसे लखनऊ में जहाँ पे उसको घेरा गया था, जहाँ सैलून था, उसके पास चारों तरफ से पुलिस वाले घेरे हुए थे, STF थी, सारा था, और एक तरफ RK सिंह थे। अब जब वो जा रहे थे, RK सिंह उसको पकड़ने के लिए जब लपके तो RK सिंह की ही पिस्टल छिना के और 9 राउंड फायर किया RK सिंह के ऊपर और RK सिंह का भी उसने मर्डर कर दिया। तो सोचिए, इतना दुस्साहसी आप कह सकते हो गैंगस्टर था, जो मर्डर करने में पलक झपकने, मतलब आप पलक झपकते ही गोली मार देने की क्षमता रखने वाला वो अपराधी था। कभी सोचता नहीं था कितनी गोलियां मारी, कहाँ मारी, कैसे मारी, गिनता नहीं था। अब आप सोचिए, एक बार वो अररिया से जा रहा था मुकामा, बिहार में जा रहा था, तो रास्ते में अररिया में उसको याद है कि यार भगवान यादव यहाँ पे एक वो है, पप्पू देव आदमी है इनका, सूरज भान सिंह का। तो पप्पू देव ने एक बार बताया था कि यार वो भगवान यादव से हमारी कुछ
दुश्मनी चल रही है। वो भी भगवान यादव जो था वो स्मगलिंग करता था नेपाल और बिहार के बॉर्डर में। उस समय नेपाल उसमें स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा था, तो उसमें लड़ाई चलती थी। पप्पू देव भी चाहते थे कि मैं स्मगलिंग में इसमें अपना वर्चस्व, तो भगवान यादव का तो था ही वर्चस्व। तो भाई पप्पू देव ने कहा कि भाई आप आ रहे हो तो यार रास्ते में उसको देख लो। अब सोचिए दिवाली का दिन था, वहाँ से बोला कि भाई ठीक है कोई इन्फॉर्मेशन बता दो मुझे, कहाँ पे मिलेगा आपका बंदा, मैं उसको देख लेता हूँ। भगवान यादव जो कि खुद क्रिमिनल था, उसके साथ पूरी उसकी भी आर्म फोर्स चलती थी, मतलब उसके साथ अपने जो भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बाकायदे रखता था, गनर रखता था साथ में। लेकिन वो उसको जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि चौराहे पे खड़ा हुआ है भगवान यादव, उसको घेर के और वहीं पे गोलियों से गूंज डाला। 5 आदमी मतलब उसकी जिप्सी में सवार थे, भगवान यादव की जिप्सी में 6 लोग सवार थे, एक ड्राइवर, 5 बंदे थे। 5 के 5 को गोली मार दिया, ड्राइवर को भी गोली लगी लेकिन ड्राइवर बच गया और 5 के 5 बंदे मारे गए, बल्कि भगवान यादव को हॉस्पिटल में जाके मारे गए। तो दोस्तों इस तरह का वो दुर्दांत अपराधी था कि आप कह नहीं सकते हो, मतलब आपको कहा नहीं जा सकता कि वो कितना क्रिमिनल माइंडेड है और क्या क्या कर सकता है। उसकी सारी स्टोरी जो भी है हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, हर एपिसोड में बताएंगे। लगभग आपको ये 9 बजे से आपको 9:30 बजे के बीच में ये एपिसोड हमारे पर डे आया करेंगे, तो हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। वैसे तो हम सारे गैंगस्टर्स की स्टोरी बताएंगे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला क्योंकि बहुत ही खास है, बहुत ही मोस्ट है और बड़ा नाम था अपने ज़माने में, छोटे से कैरियर में उसने बहुत बड़ा नाम कमाया। आज भी इतिहास में उससे बड़ा क्रिमिनल यूपी में ना कोई देखा गया है और ना ही आई थिंक देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे। यदि आपको ये स्टोरियाँ पसंद आती है, आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद है, वर्चस्व आपको पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय दोस्तों, राधे राधे।